बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं और जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, लेकिन दिल खून के आंसू रोता है। एक बेचैनी है, एक चुभन है दिल के अंदर, एक बेकलीसी है, तकलीफ़ होती है सोच सोच के ये क्या हो रहा है। माजी में कई सानहात हुए हैं, वो सानहात ऐसा घाव देकर गए हैं जिसका असर अब तक हमारे यहाँ हमारे ऊपर बाकी है, हमारे मुल्क के ऊपर बाकी है, हमारी नस्लों के ऊपर बाकी है। ऐसा घाव, ऐसा ज़ख्म हमें माजी में हमारे ऊपर आया है। और ज़्यादा अफसोस की बात है कि जिन गलत हिकमत अमली और गलत पॉलिसियों की वजह से आया, वही गलत पॉलिसियाँ आज भी जारी हैं और आज भी हमने माजी से सबक नहीं सीखा है। अभी आप देखिए कि हंगू चेक पोस्ट पर हमले में डीएसपी समेत 8 एहलकार शहीद हो गए, 24 ज़ख्मी हैं और ये वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं। कई अज़ला ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पर हमारी रेटी नहीं है। मौलाना फजल रहमान चीख चीख के थक गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसको डिनाई नहीं करती। कई अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस का उस तरह से कंट्रोल नहीं है, रियासत की रिट नहीं है, रात को आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं। और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही सूरत हाल है। अब बलूचिस्तान में कल नोशकी में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और बग़ैर इजाज़त कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। बलूचिस्तान में भी आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हमें अपनी पॉलिसी, अपनी हिकमत अमली को थोड़ा सा तब्दील करके देखने की ज़रूरत तो नहीं है? क्या हमें हार्ड स्टेट की डेफिनेशन को थोड़ा सा दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि चलिए वहाँ पर तो दहशतगर्द थे, गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों में खेलने वाले दहशतगर्द हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि टीटीपी के लोग अब और टीटीपी के लोग और टीटीए के लोग अब गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे इसमें भी हमारी कमज़ोरी का एक पहलू है कि क्यों खेल रहे हैं। और इसी तरह से वहाँ पर भी बलूचिस्तान में भी ऐसे ही सूरत हाल है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो ऐसा नहीं था। आज़ाद कश्मीर में तो लोग अपने राइट्स की जंग लड़ रहे थे, अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे थे। क्यों उन्हें मजबूर किया गया है कि उनकी ख़वातीन भी आज सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें? क्यों उन्हें मजबूर किया गया है कि उनके घरों में लाशें पहुँचें और वो लाशों पर जो है वो फिर इश्ताल में आकर मज़ीद अपने एहतजाज को तेज़ कर दें? क्यों हुआ है ये सब? क्या वजह हुई ये सब होने की? अब आप देखिए कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस पर आज मिसाल मलिक साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है उस पर मिसाल मलिक साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहती हैं कि जी ये दोनों हमारे अपने हैं, बातचीत के ज़रिए मसले को हल करें। उन्होंने ज़ोर दिया इस बात पे कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, ये गोली नहीं चलनी चाहिए, ये पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं होने चाहिए। दोनों अपने लोग हैं तो क्यों मुजाहरे कर रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो ये तो हमारे अपने हैं, यहाँ पर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? फिर उन्होंने कहा शहीदों का वास्ता देकर कि मैं शहीदों का वास्ता देती हूँ कि आपस में ना लड़ें। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, मगर ये बहुत देर से ख्याल क्यों आ रहा है? ये बातचीत करने वाला ख्याल, ये मुज़ाकरात करने वाली बात। अब आप इन्हें मुज़ाकरात की दावत देंगे जिन्हें आप भारतीय एजेंट करार दे चुके हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे चुके हैं, इंडियन फंडिंग पर पलने वाली जमात करार दे चुके हैं, जमात या गिरोह करार दे चुके हैं। और कल राना सनाउल्लाह से पूछा गया क्या इसमें कोई शक है आपको कि ये फॉरेन फंडेड एक गिरोह है? तो उन्होंने कहा मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि ये फॉरेन फंडेड गिरोह है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन से एक दिन पहले 26 तारीख को अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश करने की, सबूत तो नहीं दिए खैर, लेकिन उन्होंने इस मौके को दोहराया कि ये भारतीय फंडिंग पर आ रहे हैं। भारतीय फंडिंग कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे पहुँचा रहा है, चैनल कौन सा है? क्या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आते हैं? क्या बैंक अकाउंट्स में पैसे आते हैं? अगर बैंक अकाउंट्स में आते हैं तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन होगी, उसका कोई चैनल डेवलप हुआ होगा। क्या हवाला हुंडी के ज़रिए आ रहे हैं? आपके पास सबूत हैं तो वो सबूत आप आवाम के सामने क्यों नहीं रखते? अगर ये फॉरेन फंडेड हैं तो फिर आज इनसे मुज़ाकरात की बात क्यों हो रही है? अगर इनको गैर मुल्की एजेंसियों की तरफ से पैसे आए हैं तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात कैसे किए जाएं? तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। आज खुर्शीद नदीम साहब ने बहुत अच्छा कॉलम लिखा, उसकी चंद लाइनें मैं पढ़ता हूँ। एक तो उन्होंने शुरू में एक लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन से लेकर मकबूजा कश्मीर तक हर पुरतशद्दुद तहरीक के हामी हैं,
लेकिन जब बात घर की होती है तो खामोशी के हिसार में पनाह ले लेते हैं। हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद तहरीक चल रही है, ठीक है, फ़लस्तीन में चल रही है, ठीक है, पूरी दुनिया में जहां पुरतशद्दुद तहरीक चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं हम अपने आप को हिसार में ले लेते हैं। फिर उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में, वैसे तो पूरा कॉलम बहुत अच्छा है लेकिन मज़ाहमत और तशद्दुद के उन्वान से लिखे गए इस कॉलम में उन्होंने आखिरी पैराग्राफ जो लिखा है वो यह है कि सियासत रास्ता निकालने का नाम है। आइन इंसान की सैकड़ों साला शऊरी तारीख का हासिल है जिसने लोगों को ये बात सिखाई कि पुरअमन इज्तिमाइयत के लिए एक इमरानी मुआहदे की ज़रूरत होती है। जंगो जदल से मसाइल हल नहीं होते। इस तहजीबी सफ़र में इंसानी जान की हुर्मत मुस्तहकम हुई। मज़हब इस हुर्मत का सबसे बड़ा अलंबरदार है जिसने नाहक एक जान लेने को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया, जिसने ये नसीहत की कि सुलह को जंग पर तरजीह दी जाए। ये बात रियासत के लिए भी काबिल गौर है कि कुव्वत का होना इसके इस्तेमाल को लाजिम नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि आपके पास कुव्वत है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसको इस्तेमाल भी करना है। ताकत का होना इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल लाजिम है। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ताकत को रखें अपने पास महफूज, लेकिन इस्तेमाल ना करें। आपके पास एटम बम है ना, आप इस्तेमाल तो नहीं करते। ताकत के होने का मतलब ये नहीं है कि उसका इस्तेमाल भी लाजिम है। ये बात बहुत खूबसूरत बात कही खुर्शीद नदीम साहब ने। उन्होंने कहा कि रियासत का मकसद ही ये है कि वो शहरियों के जान और माल की हिफाजत करे, जुर्म हो तो कानून को हरकत में लाए ताकि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि कोई है जो इसे फितना फसाद से बचा सकता है। अहले दानिश को समाज की तरबियत करना होगी। अहले दानिश को समाज की तरबियत करना होगी। जब सियासी हल का 1% इम्कान भी मौजूद हो, तशद्दुद और रियासत से टकराव के रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए। क्या ये तमाम ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए गए थे? 1% भी इम्कान मौजूद हो तो ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या उस 1% को एक्सप्लोर किया गया था? लेकिन यहां तो अब बात ही ताकत के इस्तेमाल से शुरू होती है, अनफॉर्चुनेटली। फिर उन्होंने लिखा है कि तशद्दुद और रियासत के टकराव से रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए। सियासी जमातें मालूम नहीं इन हालात के बाद अपने वजूद के लिए क्या जवाज़ रखती हैं। क्या इनका काम सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेना है? क्या कश्मीर में इस तसादुम को रोकना इनका काम नहीं? क्या सिर्फ ये सियासी जमातों की यही काम है कि ये आएँ और इंतखाबात में हिस्सा लें, सीटों पर लड़ें और बस? आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एक जुमला ठीक कहा। उन्होंने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 के छेछड़ों पर लड़ रहे हैं। छेछड़ों पे कौन लड़ता है? छेछड़ों पे तो कुत्ते लड़ते हैं। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा ये फॉर्म 47 के छेछड़ों पर लड़ रहे हैं। अच्छा, इस बात को गहराई से देखने की ज़रूरत है। अब ये एक और तरह की लड़ाई शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान का शिकवा ये नहीं है कि इंतखाबात जायज़ नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान का शिकवा ये है कि जब सब में फॉर्म 47 बट रहा था तो हमें क्यों नहीं दिए। शिकवा ये उनका इस्टेब्लिशमेंट से, रियासत से, कि भाई अगर सबको इस फॉर्म 47 बांट सकते थे तो हमें भी दे देते। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ किसी एक सीट पे भी धांधली नहीं हुई। बताएं अगर हुई है तो कोई सीट, बल्कि 2-4 सीटें फालतू ही मिली हैं। नूर आलम वगैरह की सीट उन्हें फालतू ही मिली है। ये जो इनको धांधली से मखसूस नशस्तें मिली हैं ये फालतू ही मिली हैं। मौलाना फजल रहमान की एक सीट पर भी जो है वो धांधली नहीं हुई, एक सीट भी उनसे छीनी नहीं गई, लेकिन फिर भी वो नाराज हैं। नाराज वो इस बात पे हैं कि अगर सबको फॉर्म 47 बांट सकते थे तो मुझे क्यों नहीं बांटा। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी की अब लड़ाई भी यही है कि हम इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं और यहां पर कश्मीर में आपने फॉर्म 47 नून लीग को दे दिया है। भाई अब जाले मैंडेट ही देना है तो कुछ हमें भी तो दो। यानी वो ये कहते हैं कि ठीक है हमें वोट नहीं पड़े, नून लीग को भी नहीं पड़े, उनको आपने 30-30 हज़ार वोटों के ठप्पे दे दिए, हमें क्यों नहीं दिए। अब ये लड़ाई है, फॉर्म 47 की लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं है कि उसने धांधली की या उसने धांधली की। तो ये बात बिल्कुल ठीक की है कि ये छेछड़े हैं फॉर्म 47 के जिस पर ये सब लड़ रहे हैं। अब लड़ाई और नहीं तरह की हो गई है। अब देखना अगला इलेक्शन होगा। अब ये तो पता है ना कि नून लीग को किसी ने वोट नहीं देना, तो लड़ाई क्या होगी बाकी जमातों के दरमियान कि भाई बैलेंस करो। जब नून लीग का भी वोट नहीं है तो सारी सीटें नून लीग को क्यों दे रहे हो, कुछ हमें भी दो। ये लड़ाई है। लड़ाई का मौजू बदल चुका है अब। और ये जो कहा बिल्कुल ठीक कहा नईमुर रहमान साहब ने। और मरियम साहबा क्या फरमाती हैं? मरियम साहबा फरमाती हैं कि सिर्फ 2.5 साल के अरसे में पंजाब ने जो परफॉर्मेंस दी है इसकी मिसाल सिर्फ मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में दी जा रही है। पूरी दुनिया में 2.5 साला परफॉर्मेंस कारकर्दगी जो पंजाब की है। आज ही वो पुलिस वो ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड थी, उससे खिताब कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देखो खातून हूँ और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। खुद ही जज भी हैं, खुद ही वकील भी हैं। और उन्होंने कहा कि
पूरी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। अब पूरी दुनिया में जो मिसालें दी जा रही हैं, आज ही इत्तफाक से इजहारुल हक साहब ने चंद लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं मेरे पास वीडियोस आई, सवाल किया जा रहा है कि हमने यानी भारतीय पंजाब ने 1100 करोड़ का थर्मल प्लांट ख़रीदा, पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1100 करोड़ का जहाज़ लिया, तो फिर फ़ायदा किसका हुआ। अब ये वो जो इंडियन पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी तकरीर का हिस्सा बता रहे हैं और एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। ये इंतहाई अहमकाना सवाल भारतीय पंजाब के वज़ीर आला जनाब भगवत मान का है, जो जवाब बच्चे को भी मालूम है कि फ़ायदा पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री को हुआ। आवाम को तरजीह देना, दयानतदारी, पब्लिक की फलाह व बहबूद, ये सब किताबी बातें हैं। हाँ, किसी ज़माने में ये दुरुस्त था, मगर अब ज़माना बदल चुका है। अब गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी शेर की एक दिन की ज़िंदगी से कई गुना बेहतर है। अब उसूल इसे कहते हैं जिससे कुछ वसूल हो। अक्लमंदी इसी में है कि इक़्तिदार और इख्तियार मिले तो पहले अपने ज़ाती आराम व आसाइश का ख्याल रखो, फिर अपने प्यारों का, फिर ख़ानदान भर का। इसके बाद जो कुदरत मौका दिए रखे और रस्सी दराज रहे तो अपने कबीले, ज़ात, बरादरी का। आवाम की बारी उसके बाद आती है। ये भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री मुझे मुकम्मल गैर अक्लमंद लग रहे हैं। इनकी हरकत देखिए कि मुख्यमंत्री बनते ही VIP कल्चर का खात्मा कर दिया, 122 साबिक मेंबरान असम्बली और वज़रा से पुलिस प्रोटोकॉल हटवा दिया, 384 पुलिस एहलकारों को जो उन गर्दन बुलंदों की सिक्योरिटी पर मामूर थे वापस अपने असल महकमों में भेज दिया। साथ ही ये कहा कि पुलिस आवाम के कामों के लिए है, ना कि VIP की हिफाजत के लिए। कर लिया ना इतने सारे सियासतदानों को अपने खिलाफ, कल उनसे काम पड़ गया, भाई साहब क्या करेंगे। इसके मुकाबले में हमारे पंजाब की वज़ीर आला ज़्यादा हकीकत पसंद है और प्रैग्मेटिक हैं। कुछ अर्सा पहले उनके साहबजादे कहीं जा रहे थे, आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां थीं, एक गाड़ी से ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी सरजद हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान कर दिया। कानून की इस पासदारी पर वज़ीर आला ने पुलिस की तारीफ की और आवाम ने भी की। बात वाकई काबिल तारीफ थी कि वज़ीर आला के साहबजादे के प्रोटोकॉल की गाड़ी को भी कानून ने मुआफ़ नहीं किया। ये गाड़ी मीडिया के मुताबिक साहबजादे की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का महज हिस्सा थी। इसका मतलब है कि गाड़ियां इस ड्यूटी पर मामूर तो थीं, यानी कई गाड़ियां। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा शख्स जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है इस सरकारी प्रोटोकॉल का हकदार है जिसके अखराजात सरकारी खजाना बर्दाश्त कर रहा हो? जाहिर है कि नहीं। अब ये मरीम नवाज साहबा की जो कारकर्दगी है उसका एक छोटा सा नमूना था कि अपने लिए जहाज़, अपने बेटे के लिए प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, और गाड़ियों से एक्सीडेंट हो गया या कानून की खिलाफ वर्जी हो गई तो उसका चालान कर दिया और तारीफ भी समेटी के देखो मेरे बेटे की प्रोटोकॉल की गाड़ियों का भी चालान हुआ। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये प्रोटोकॉल था ही क्यों। तो ये कारकर्दगी, अपनी कारकर्दगी की खुद ही तारीफ कर रही हैं मरियम साहबा। अच्छा जी, एक बात जो है वो PTI और JUI के हवाले से खबरें कल से चल रही हैं कि पार्लियामेंट में इन्होंने मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तफाक कर लिया है। चलिए, अच्छी बात है, कर लिया है, मगर इसकी कोई उसूल भी तो होना चाहिए ना। मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो PTI के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बना रहे हैं, तो अपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर सबसे पहले PTI की सीटें वापस करें, मखसूस नशस्तें वापस करें, कहें कि ये सीटें मेरी नहीं बनती थीं, कहें कि ये सीटें PTI की थीं, उन नशस्तों को वापस कर दें, सीटों को वापस कर दें और उसके बाद मुश्तरका जिद्दोजहद का आगाज़ करें ना जी, ताकि उसमें नेक नीयती तो दिखाई दे। वरना कौन मानेगा कि आप नेक नीयती के साथ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि थोड़ी सी अब उसूल पसंदी का मुजाहरा करना शुरू कर दें, वरना बस दिन तो गुजर ही रहे हैं। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि पख्तूनख्वा असम्बली अरकान के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट ख़त्म करने का फ़ैसला हुआ है। असम्बली मुद्दत तक सिर्फ ये सहूलत मिलेगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुराद बरकरार है। स्पीकर असम्बली मुद्दत की तक सहूलत जो है वो तो समझ आती है, बिल्कुल ठीक है, वो मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन ताहयात और फिर फैमिली के लिए तो ये सहूलत ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अब ये अच्छी बात है, कंपैरिजन है PTI और PMLN में, पंजाब में और तहरीक-ए-इंसाफ में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि अगर PTI पर कोई तनकीद हो तो वो उसको कंसिडर करते हैं, उसको तब्दील कर लेते हैं। गलत फ़ैसला हो रहा होता है, ठीक कर लेते हैं। लेकिन पंजाब में तो और बाकी जगहों पर तो ढिठाई का मुजाहरा किया जाता है। कहते हैं ठीक है, जो बोलना है भोंकते रहो, भोंकते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कोई। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक बात अभी भी जो है वो ठीक नहीं हो रही, वो ये कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मुराद बरकरार है। स्पीकर साहब जो हैं वो तो जब से आए हैं पहले दिन से ये कई अटैम्प्ट्स कर चुके हैं कि उनकी ताहयात मराहत उनको मिल जाए। पहले उन्होंने 6 लोगों का ताहयात स्टाफ अपने लिए करने की कोशिश की,
उस पर मैंने शोर शराबा किया और लोगों ने फिर आवाज़ उठाई तो वो फैसला वापस हुआ। फिर वो दूसरी तरफ से आ गए, फिर इस कानून में अपने लिए मराद शामिल कर लिए। तो स्पीकर साहब की मराद बरकरार है। स्पीकर ने जिद्दी बच्चों की तरह अपनी मराद बरकरार रखी हुई है। क्यों भाई, स्पीकर की मराद क्यों बरकरार है? क्या स्पीकर ने में सुरखाब के पर लगे हुए हैं? क्या कौम के लिए कुर्बानियां दे दी हैं स्पीकर ने, जो अपनी मराद उनके लिए ताहयात बरकरार रहेंगी? मेरा ख्याल है पीटीआई को इस पर भी नजरसानी जरूर करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।